हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक मापन यानी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम मापन क्या है, मापन के प्रकार, मापन के कार्य और मापन के कौन कौन से स्तर है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हमारा ये सीडीपी का 22वां लेक्चर है। इससे पहले हमने सीडीपी की 21 क्लास कंप्लीट कर ली है और जो हमारा रीट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये टॉपिक कवर करवा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। मापन यानी मेजरमेंट। अब ये मापन क्या होता है? मापन का मतलब होता है जहां हम वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं, जहां संख्याओं को श्रेणी प्रदान करते हैं और जहां वस्तुओं की कैटेगरी अपन निर्धारित करते हैं। तो किसी वस्तु को नंबर प्रदान करना, अंक प्रदान करना, संख्या प्रदान करना और श्रेणी प्रदान करना, ये सब मापन कहलाता है। जैसे कोई वस्तु की मात्रा कितनी है, आपकी ग्रेडिंग क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, ये सब मापन के अंदर आ जाएगी। और जो ये मापन होता है ये मूल्यांकन से पहले होता है। तो ये था मापन। अब देखते हैं मापन। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिणाम और मात्रा का संकलन किया जाता है। नंबर के हिसाब से बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। जो मैंने अभी बताया ना, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, तो ये मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है मापन। मापन प्रक्रिया में उपलब्धि को संख्यात्मक रूप में निरूपित किया जाता है। जो उपलब्धि होती है उसको संख्या में दिखाया जाता है। और मापन की जो परिभाषा है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है, तो इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं ये कौन कौन सी परिभाषा है। सबसे पहले स्टीवेंस के अनुसार किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को नाम या नाम या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। सेकंड रोज के अनुसार मापन एक पारिमाणीकरण की प्रक्रिया है। ईवी वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यमान तथा औसत आदि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये हमारी परिभाषा थी। अब आगे देखते हैं मापन के प्रकार। मापन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है मानसिक मापन या गुणात्मक मापन। जो मानसिक मापन होता है उसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और ये मानसिक मापन परिवर्तनशील होता है। और इसमें हम वस्तु होती है उसके आंशिक गुण की मात्रा से का अध्ययन करते हैं। और ये मानसिक मापन होता है ये अमूर्त होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बुद्धि लब्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, परीक्षण। ये सब मानसिक या गुणात्मक मापन के उदाहरण हैं। अब सेकंड है भौतिक मापन या मात्रात्मक मापन। ये भौतिक मापन है, इसके अंतर्गत हम भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं और ये वस्तुनिष्ठ मापन है, इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। और भौतिक मापन स्थिर तथा मूर्त होते हैं। जो भौतिक मापन है वो स्थिर होते हैं और मूर्त होते हैं, ये इनमें परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि ये मूर्त हैं और ये हम देख सकते हैं। लंबाई, किसी की भी लंबाई नाप सकते हैं हम, डिस्टेंस दूरी ज्ञात कर सकते हैं दो स्थानों के बीच में। ऊंचाई है, ये इसके उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं मापन के कार्य। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भिन्न प्रकृति का होता है। व्यक्ति विशेष की अपनी भिन्न योग्यता होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ज्ञात करने का एकमात्र साधन मापन ही है। और मापन के
मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला है वर्गीकरण। पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। वह न केवल शरीर बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और शोध से ये निष्कर्ष निकला है कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमता, रुचि एवं व्यक्तित्व के अन्य शील गुणों की दृष्टि से भिन्न होते हैं। मापन एक प्रमुख कार्य विभिन्न आधार पर वर्गीकरण करना है। मापन का एक प्रमुख कार्य विभिन्न आधार पर वर्गीकरण करना है। तो संसार में कोई भी दो व्यक्ति हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। उनके सोचने का दृष्टिकोण भी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है सबका। और सबकी रुचि, क्षमता सब अलग अलग होते हैं। जो शील गुण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। तो ये है मापन का वर्गीकरण कार्य के आधार पर। सेकंड है पूर्व कथन। पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना है। मनोविज्ञान में पूर्व कथन करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। बहुत से बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में निर्णय लेते हैं। अब जो पूर्व कथन के आधार पर व्यक्ति की जो वर्तमान योग्यता होती है उनके आधार पर हम भविष्य की घोषणा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा बालक पढ़ने में होशियार है तो हम उसकी भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि ये बड़ा होके एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा पढ़ लिख के। तो ये पूर्व कथन है। अब आगे है तुलना। तुलना मापन का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि उसमें परिणामों के आधार पर दो व्यक्तियों, दो कक्षाओं व दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। प्रमाणीकृत परीक्षाओं के आधार पर जिनके मानक पहले से ही तय किए होते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलना आपस में आसानी से की जा सकती है। अब देखो, जो तुलना है वो नाम से स्पष्ट है। तुलना तो दो व्यक्तियों में की जाती है, दो चीजों में की जाती है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, लेकिन तुलना हमेशा दो चीजों में की जाती है। तो ये था तुलना। अब आगे है परामर्श एवं निर्देशन। मनोवैज्ञानिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में विद्यार्थी में मापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षक न केवल अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है बल्कि उनको व्यवसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। निदान है। चिकित्सा में चिकित्सक निदान अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे थर्मामीटर, एक्सरे आदि की सहायता से करता है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे बुद्धि लब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण इत्यादि के माध्यम से करता है। जो निदान है, एक चिकित्सक होता है वो जैसे थर्मामीटर, एक्सरे आदि की सहायता से करता है। थर्मामीटर से वो चेक करता है ना कि कितना बुखार है, क्या है। तो वैसे ही जो एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे बुद्धि लब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण इत्यादि आदि के माध्यम से निदान करता है। 6 अन्वेषण। कोई भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मापन का प्रयोग किए बिना अधूरा है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत से शोध कार्य में मापन उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में शोध के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। यह है अन्वेषण। तो फ्रेंड, आपको जो ये मापन के जो कार्य थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। मापन के स्तर। शैक्षिक मापन के कौन कौन से स्तर होते हैं? तो सबसे पहला है शाब्दिक अथवा नामिक स्तर। सेकंड है कर्मिक स्तर। थर्ड है अंतराल स्तर और फोर्थ है अनुपात स्तर। जो शैक्षिक मापन के स्तर है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला है शाब्दिक अथवा नामिक स्तर। जो ये शाब्दिक अथवा नामिक स्तर है, इसके अंतर्गत वस्तु के जो गुण और विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। शाब्दिक मापन में जो वस्तु होती है उसको गुण और विशेषता उनके आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया जाता है।
तो देखते हैं, मापन का यह सबसे निम्न स्तर है। मापन की इस सरलतम मापने में वस्तुओं अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति या समूह की पहचान के लिए उसे कोई अमुक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। इसमें देखो, वस्तुओं अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया जाता है और वो जो समूह है उसको पहचान के लिए कोई भी हम नाम दे सकते हैं या संख्या दे सकते हैं या कोई चिन्ह दे सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की टी शर्ट पर नंबर अंकित करना, जिनसे उन अंकों के द्वारा खिलाड़ियों को पहचाना जा सके। तो ये उनको एक चिन्ह सिंबल दे दिया जाता है अंकों के आधार पर, तो आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम का है, पहचान जाते हैं। सेकंड है क्रमिक स्तर या मापनी। अब जो क्रमिक स्तर है, इसमें क्रम के आधार पर वस्तुओं का मापन किया जाता है। इसमें उच्च से निम्न क्रम में वस्तुओं को रखा जाता है क्रमिक स्तर में। जैसे रैंक या क्रम को इंगित करने वाला मापन क्रमिक होता है। इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जो वस्तु है, व्यक्ति है, घटना, विशेषता कोई भी हो, उसको हम गुण के आधार पर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले उच्च रखते हैं, फिर निम्न को उसके पीछे रखते हैं। इसके पश्चात उन्हें रैंक दी जाती है। जैसे सुंदरता प्रतियोगिता में मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का चयन सुंदरता के आधार पर करना, छात्रों को अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी देना आदि। क्रमिक मापने के अंतर्गत वस्तुओं को उनके कोटि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। जो क्रमिक मापनी है, उसमें जो वस्तु होती है उनको उच्च से निम्न की ओर रखा जाता है। जैसे क्लास में कोई भी बच्चा है, वो ज्यादा नंबर लाता है तो उसको क्लास में फर्स्ट स्थान मिलता है, और फर्स्ट वाले से थोड़े कम नंबर लाता है तो उसको क्लास में सेकंड स्थान दिया जाता है, और सेकंड वाले से थोड़े कम नंबर लाता है तो उसको थर्ड स्थान दे दिया जाता है। तो क्रमिक मापने में कोटि क्रम के अनुसार वस्तुओं को क्रमबद्ध किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्रमिक मापनी इस तरह अच्छे से। अब आगे चलते हैं हम अंतराल स्तर या मापनी। अब ये अंतराल स्तर में क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं के मध्य जो दूरी है, दूरी को अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह मापन का तीसरा स्तर है। इसमें क्रमिक स्तर की समस्त विशेषताएं निहित होती है। जो सेकंड हमने पढ़ा है क्रमिक स्तर मापने, उसकी सारी विशेषताएं अंतराल मापने में निहित होती है। इस मापने के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच दूरी या अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक अंक की दूरी या अंतर समान होता है, किंतु इसमें यह ज्ञात नहीं होता है कि उसमें से कोई भी अंक शून्य से कितने दूर है। जो ये अंतराल मापनी है, इसमें प्रत्येक अंक की दूरी हो या अंतर समान होता है, किंतु इसमें यह पता नहीं होता हमको कि शून्य अंक कितने दूर है। कोई भी अंक है वो शून्य से कितने दूर है ये पता नहीं होता, लेकिन अंतराल समान होता है क्योंकि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। समान दूरी पर व्यवस्थित अंकों को ही हम इस मापन की इकाई मानते हैं। अतः इस मापने द्वारा सापेक्षिक मापन तो संभव है, निरपेक्ष मापन नहीं। सापेक्षिक दो वस्तुओं के बीच का जो मापन है वो तो संभव है इसमें, लेकिन निरपेक्ष मापन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि दो वस्तुओं को 5 और 10 अंक दिए गए हैं तो 5 वाली वस्तु की 10 वाली वस्तु से दूरी इतनी ही होगी जितनी 15 वाले की 20 वाले से। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ए की ब से दूरी ब से स की दूरी के बराबर होगी। इसमें अंतराल समान होता है, बीच की जो दूरी होती है वो अंकों की दूरी समान होती है। आगे है अंतराल स्तर के मापन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थर्मामीटर है। मानव शरीर का तापक्रम मापने हेतु जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उसमें
94 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होते हैं, संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ 98 से 99% के मध्य जितनी दूरी है उतनी दूरी ही 107 डिग्री से 108 डिग्री के मध्य पाई जाती है। क्योंकि अंतराल मापने की प्रत्येक इकाई समान दूरी पर है, थर्मामीटर के ज्वर नापने पर यदि हमारे पारे को 95 डिग्री पर ही पाते हैं तो माना जाता है कि शरीर में ज्वर की मात्रा शून्य है। किंतु इसका यह कदापि आशय नहीं है कि शरीर में के भीतर तापक्रम का सर्वथा अभाव है। जब हम थर्मामीटर से हमारे शरीर का तापमान मापते हैं तो अगर तापमान हमारे 95 डिग्री है, हम नापते हैं, तो इसमें यह नहीं है कि हमारे शरीर में ज्वर नहीं है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि शरीर में तापक्रम का अभाव है। तापक्रम तो है शरीर में थोड़ा बहुत, लेकिन उसका अभाव नहीं है बिल्कुल भी। फोर्थ है अनुपात मापने। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन की अंतिम या सर्वोच्च स्तर मापनी अनुपात मापनी है। यह सर्वोच्च मापनी कहलाती है जो अनुपात मापनी होती है, और इसमें गुणों के आधार पर मापन किया जाता है। यह मापनी अन्य मापनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ, उच्च स्तरीय तथा वैज्ञानिक समझी जाती है। इसमें अंतराल मापने की समस्त विशेषताओं के साथ साथ एक शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, जो अन्य किसी भी मापने में नहीं होता है। अब देखो ये अनुपात मापनी है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें शून्य बिंदु रहता है। जो अंतराल मापनी थी उसमें नहीं था शून्य बिंदु, और इसमें शून्य बिंदु होता है। इसमें जो अन्य किसी मापने में नहीं होता है शून्य बिंदु, इसीलिए इसे अंतराल मापने से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। अनुपात मापने में वास्तविक शून्य बिंदु ट्रू 0 पॉइंट कोई कल्पित बिंदु नहीं होता, बल्कि इसका आशय किसी शीत गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है। भौतिक मापन में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ की निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, लीटर, ग्राम आदि। इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार यदि किसी गुण विशेष की मात्रा के आधार पर सीता, गीता तथा मीता को 15, 30 तथा 60 प्राप्तांक प्रदान किए जाए, तो इस मापने के अनुसार यह अर्थ होगा कि सीता के अंदर वह गुण जिस मात्रा में विद्यमान है, गीता में उसकी दुगनी मात्रा में है तथा मीता में चौगुनी मात्रा में पाया जाता है। ये 3 लड़कियां हैं, इनको अंक प्रदान किए गए हैं। तो सीता को 15 अंक प्रदान किए गए हैं और गीता को 30, और जो लास्ट में मीता है उसको 60 अंक प्रदान किए गए हैं। तो जो गुण सीता में है उससे दुगनी मात्रा में गीता में है, और जो गीता में है उससे मीता में चौगुनी मात्रा में है। तो ये हमारी जो मापन के स्तर थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मापन केंद्रित होता है। तो मापन केंद्रित होता है, किसमें केंद्रित होता है? मापन पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है। सेकंड क्वेश्चन है, बालक की बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का परिमाणात्मक अंक कहलाता है। तो जो बालक की बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति, अभिरुचि का जो परिमाणात्मक अंक है वो मापन कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कक्षा में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी आदि में विभाजन मापन का कौन सा स्तर है? तो यह है नामिक स्तर है, इसमें ये हो जाएगा इसमें। फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा वस्तुओं की मध्य दूरी को अंकों के माध्यम से रखते हैं? तो अंकों के माध्यम से जो वस्तु की मध्य दूरी है वो हम अंतराल मापने में रखते हैं। दो वस्तु की मध्य की दूरी होती है वो अंतराल मापने से मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतराल मापनी। फिफ्थ क्वेश्चन है, मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के 4 स्तर होते हैं।
सबसे पहला होता है नामिक, स्तरीय, शाब्दिक। सेकंड होता है क्रमिक मापनी। थर्ड होता है अंतराल मापनी। और फोर्थ होता है अनुपात मापनी। तो जो ये हमारे क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आज का ये मापन टॉपिक था हमारा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।